लोग बिहार में हैं तो बिहार को लेकर हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। हाँ। कि बिहार इतना बड़ा राज्य है, ये इसकी इतनी ख्याति थी कि बिहार को अफगानिस्तान पाकिस्तान दहेज में मिला हुआ था। लेकिन आज बिहार की स्थिति मैं ये देख रहा हूँ कि बिहार, लोग कहते हैं कि ये है वो है, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि अन्य राज्यों के लोग कहते हैं कि मजदूरों की राजधानी पटना है, बिहार है। क्या बात सच है क्या? हाँ, लोग गलत नहीं कहते हैं। मैंने भी यही महसूस किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपने एजुकेशन के लिए, अपने नौकरी के लिए पलायन का शिकार रहा। अच्छा, एक बात जो आया है, तो इसी बात को लेके प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो आईएएस बनते हैं बिहार के ही लोग बनते हैं, लेकिन बाहर जाके बनते हैं। हाँ। उनको हमारे उत्तर प्रदेश आना ही पड़ता है। हाँ। वो जो उनको शिक्षा पटना में मिलनी चाहिए, सीमान में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। हाँ। जिसके लिए उनको देवरिया, गोरखपुर और लखनऊ जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता है। तो क्या ये सही है? क्या इन बातों को लेकर बिहार सरकार कार्य क्यों नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, बिहार सरकार, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का जो मापदंड होता है, हाँ। तो पिछले जो 15-20 साल से 40 सालों में बिहार में जो शिक्षा को ध्वस्त किया गया है, हाँ। जिसका नतीजा है कि आज न यहाँ रोजगार है और न शिक्षा, बेहतर शिक्षा है। अच्छा, ये बताइए कि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के पिछड़ा राज्य आ रहा है, तो बिहार से ही हमने शून्य की खोज को देखते हैं कि आर्यभट्ट बिहार से ही थे। तक्षशिला, गया, बोध गया, उसके बाद से नालंदा, ये सब शिक्षा की ही जगह है। तो फिर बिहार पिछड़ा आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार पिछड़ा और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हो गया? तो बिहार पहले पिछड़ा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं था, लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ, हाँ। और जब से यहाँ पे बिहार की राजनीति शुरू हुई, हाँ। तो बिहार को कोई इस लायक कोई राजनीतिज्ञ नहीं मिला, कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो उस शिक्षा का जो हमारा अस्तित्व था उसको बचाए और उसको आगे बढ़ाए, दूर तक ले जाए। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति आप व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। बिहार ही है जिसने भारत के राष्ट्रपति को दिया है। बिहार के हमारे राजेंद्र प्रसाद जो आपके जिला दिल से आते हैं। हाँ, और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आज भी उनको इंग्लिश में माना जाता है कि बहुत अच्छा इंग्लिश में, उनको पुरस्कार भी दिया गया इंग्लिश के लिए, उनकी बहुत अच्छी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिला बिहार को? हाँ, बिहार को नेतृत्व, बिहार के आजादी के बाद राष्ट्रपति भी है बिहार से आए, राष्ट्रपति भी है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से हमारे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो वो बिहार से थे। फिर इतने अच्छे नेता थे, लीडर थे, फिर आप कह रहे हैं कि नेतृत्व करने वाला नहीं मिला? हाँ, जैसे कि जहां तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात है, हाँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी भी क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। वो हमेशा जो है राष्ट्र की राजनीति पे रहे, और वो राष्ट्रीय राजनेता के रूप में हमेशा देखे गए, और उन्होंने काम भी वैसा ही किया। तो उनके जैसा फिर दूसरा कोई नहीं आया जो क्षेत्रीय राजनीति में सजग हो, पढ़ा लिखा हो, और हमारे बिहार के मान सम्मान को आगे ले जाने वाला हो। यही कारण है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पीछे चला गया। अच्छा, एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का बात आता है, उन्होंने छात्रों के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, फिर आप कह रहे हैं कि वो पीछे रह गया। तो जहां तक जयप्रकाश नारायण जी की बात है, तो वो इंदिरा गांधी के जो शासन था उस समय का, उससे वो त्रस्त थे। और उन्होंने जो छात्र आंदोलन किया, तो वो खुद छात्र नहीं थे, उन्होंने छात्रों को इकट्ठा किया। उन्हें पता था कि युवा ही वो शक्ति है जो पूरे देश की राजनीति को बदल सकता है। तो उन्होंने युवाओं को बटोरा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो आंदोलन नहीं किया, उन्होंने इंदिरा गांधी को हराने के लिए वो आंदोलन किया, जिसका नतीजा वो सिर्फ एक पॉलिटिकल आंदोलन बन के रह गया, एक सोशल आंदोलन वो कभी नहीं बना। आपने कहा लोक नारायण जी की हम बात कर रहे थे, शिक्षा का जो महत्व है, वैल्यू है, बिहार से बहुत अच्छा आता है। बिहार में इतनी बेरोजगारी है, बिहार से बहुत ज्यादा, अगर बिहार यूपी के लोग अगर यूपी और बिहार में आके कार्य करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है क्या कि बिहार पहले से जितना अच्छा डबल का हम लोग डेवलप कर सकते हैं बिहार को? हाँ, बिल्कुल। अगर बिहार के लोग फिर से बिहार में आके काम करने लगे तो जरूर बिहार बढ़ सकता है। हाँ। लेकिन अभी जैसे कि बिहार में इंडस्ट्री की आवश्यकता है। हाँ। तो यहाँ बिजली, पानी, घर, नल, जल सब तो हो गया। हाँ। लेकिन अभी इंडस्ट्री नहीं लग रही है, तो ये इंडस्ट्री लगवाएगा कौन? लगवाएगा। अगर इंडस्ट्री होगी तभी तो हमें यहाँ काम मिलेगा। अच्छा, टाटा रिलायंस जो बातें कह रहे हैं कि बिहार में जगह भी है, लोग कहते हैं बिहार में, भोजपुरी में कहते हैं लोग कि चावड़ा ढेर बा बिहार में। तो उस जो भूमि है जिसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उसको चावड़ा कहते हैं लोग खेती के लिए।
तो वहां पे उसका प्रयोग सरकार क्यों नहीं करने दे पा रही है? तो एक्चुअली कुछ साल पहले जो है बहुत सारी कंपनियां, रिलायंस भी आई थी, टाटा भी आया था यहाँ पे लगाने के लिए अपनी फैक्ट्रियां। हाँ। लेकिन उस समय का माहौल ऐसा था कि यहाँ सबसे पहले रंगदारी होती थी, उसके बाद कुछ और होता था, रंगदारी चलती थी। हाँ, तो वही रंगदारी के चक्कर का जो अभी नुकसान हुआ, शिकार हुआ, हाँ। जिसके डर से जो वो माहौल बना हुआ था, उसके डर से बहुत सारी कंपनियां यहाँ आती नहीं है। और अभी भी लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि अगर आप दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे जाके कमाते हैं तो आप बेहतर हैं। बिहार में अगर आप कोई रोजगार करते हैं तो आप जरूर वहां से फेल होके आए हैं, तभी आप यहाँ पड़े हुए हैं। ये मानसिकता लोगों के दिमाग में भर गई है, जिसे बदलना होगा। और लोग छोटे छोटे रोजगार करेंगे तभी बड़ा रोजगार बनेगा, और तभी औद्योगिक क्रांति होगी। अभी भी बिहार में औद्योगिक क्रांति होनी बाकी है, बहुत बाकी है, क्योंकि मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो इतना सक्सेस था, एक दूसरे के लिए प्रेरणा की स्रोत था, यहाँ पे अच्छे खासे चीप लेबर भी मिल जा रहे हैं, फिर उसके वजह से बिहार पिछड़ा हो गया। रंगदारी की बात जहां तक आती है, तो हम लोग सिवान में हैं, सिवान में है, तो सिवान बहुत प्रख्यात जगह है, कुछ नामे हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, उनके क्या प्रभाव कुछ रहा है क्या? एक नाम आता है सिवान से, मोहम्मद शहाबुद्दीन का। हाँ, तो देखिए, अच्छा, तो सिवान, गोपालगंज, ये जो जिले रहे हैं, हाँ, तो इसको प्रख्यात या विख्यात करने का काम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। हाँ, लेकिन इसको जो है कुख्यात करने का काम था जो यहाँ के कुछ लोग थे, कुछ राजनेता थे। अगर मैं उसमें उनमें लालू यादव का भी नाम रखूं तो ये बुरा नहीं होगा। हाँ, उन्होंने भी कुख्यात किया। और लालू यादव ने जिन गुंडों को पाला, वो चाहे सिवान हो, चाहे गोपालगंज हो, या बिहार का कोई भी जिला हो, हाँ, तो उन्होंने उन गुंडों को पाला और वो कुख्यात होने का एक कारण दिया। हाँ, और वहाँ के इंडस्ट्री को खत्म करने का एक कारण दिया। तो जिसके चलते यहाँ के लोग, यहाँ के बिजनेसमैन जो थे, व्यापारी थे, पलायन करते गए, यहाँ से खाली करते गए, और सिर्फ यहाँ दलाल और गुंडे टाइप के जो लोग थे वही रह गए। अच्छा, बिहार में मान लीजिए लालू यादव जी भी रहे, अच्छा नीतीश जी हैं, नीतीश जी इन्होंने वर्क भी किया है, फिर भी आक्रोशित क्यों है इनके प्रति जनता? एक नाम जो लालू नीतीश जी को तो सामने से टक्कर दे रही है, वो लालू जी का तो नाम मुझे नहीं लग रहा है कि हो सकता है, वो नाम है प्रशांत किशोर जी का। जो वो चेहरा है, वो पूरे पार्टियों को, जो भी बिहार की पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू हो गया, इंडिया, ये आरजेडी हो गई, इन सबको एक भय सा लग रहा है। तो क्या कुछ प्रभाव है क्या बिहार में? तो पहले तो मैं जो आपने नाम लिए, वो चाहे लालू हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, या नीतीश हो, इन सब में सबसे बड़ा फर्क ये है कि बिहार में पिछले 50 सालों में नीतीश जितना काम किसी ने नहीं कराया, ना अगले 50 सालों में कोई नीतीश जितना काम कर पाएगा। ठीक है। अब बात रही नीतीश के खिलाफ आक्रोश का, तो चूंकि नीतीश जी बूढ़े होते गए हैं और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो कहलाती है, वो तैयार की गई है जानबूझ के, उन्हीं के पार्टी के लोगों के द्वारा, उनके समर्थित लोगों द्वारा उनके खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है। और अगर मेरा पर्सनल अनुभव कहूं तो नीतीश जी जो है, थोड़े से मैंने भी देखा है कि वो बुढ़ापे के चलते, अपने एज के चलते कहीं ना कहीं आके असमर्थ हो जाते हैं, हाँ, कुछ चीजों को करने में। जैसे मैं उनका एक बार स्पीच सुना था लोकसभा में, जो एमपी थे वो तो बहुत अच्छा वो फ्लोडली बोल रहे थे, और पूरे लोकसभा को उन्होंने हिला के रख दिया था। ऐसा बंदा मैं उनको मानूं तो, अगर मैं राजनीति की थोड़ा बात करूं तो मैं उनको अपना थोड़ा सा गुरु मानता हूं, ज्यादा नहीं, 20 से 40-50% मैं उनको अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी राजनीति की, दावेदारी की है बिहार में, क्योंकि उन्होंने उस वक्त से अपने आप को निकाला है जिस वक्त में बिहार में कोई अच्छा चेहरा नहीं निकल पा रहा था। बिल्कुल। तो अच्छा, ये बताइए कि ऐसी जो परिवारवाद की राजनीति जो बिहार में चल रही है, चाहे वो चिराग पासवान जी की हो, चाहे आप देखिए नीतीश कुमार के पास निशांत कुमार आ रहे हैं, लालू जी के पास तेजस्वी आए, तेज प्रताप आए, तो क्या ये बिहार की जनता के लिए भली है क्या? भला हो सकता है क्या इन लोगों से? अब जहां तक परिवारवाद की बात है, तो परिवारवाद जो है राजनीति में या किसी भी संस्था में, कभी भी वो भला नहीं होता है, भला नहीं, वो देश का कभी भी भला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसे अपना एक ये मान लेते हैं कि हाँ,
ये हाँ हम ही है, ये मेरी सत्ता है और मुझे ही ये चलाना है। ये आप लोगों की बातचीत में आप देख सकते हैं, वो चाहे तेजस्वी यादव हो या चाहे ये अपने निशांत कुमार तो अभी बोले नहीं है, नए हैं। हाँ। लेकिन इनके पासवान जी के जो बेटे हैं, इनकी बातों से आप महसूस कर सकते हैं ये हमारी सत्ता है और हम इसे चलाएंगे। अच्छा। और मतलब इनके लिए जो है विरासत ये हमारी विरासत है। हाँ। और हम इसके उत्तराधिकारी हैं। ये कभी भी कहीं के पॉलिटिक्स के लिए सही नहीं रहता है और पब्लिक के लिए तो कतई सही नहीं रहता है। हमेशा एक नया आदमी आता है, वो कुछ ना कुछ काम करना चाहता है और काम करके ही वो चाहता है कि मैं एक अपना राजनीति सेट करूं, आगे का रास्ता बनाऊं। अब जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, तो प्रशांत किशोर कोई अलग व्यक्ति नहीं है, इन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने जेडीयू को भी जिताने का काम किया है 100-200 करोड़ लेके, बीजेपी को भी 100-200 करोड़ लेके जिताया है, ममता बनर्जी को भी 100-200 करोड़ के आप ये बताइए कि बीजेपी को 100-200 करोड़ लेके उन्होंने जिताया है, जेडीयू को जिताया है, क्या आप इस बात को भूल जा रहे हैं क्या कि प्रशांत किशोर जी जब मुंबई में इलेक्शन था 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, इसे की बात की प्रशांत किशोर जी की, तो वहां पे इस समय सोशल मीडिया बहुत अच्छा वीडियो वायरल होता है खान सर का। खान सर ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका परिचय है और वो कितना करीबी है आपसे ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सर का कुछ मिलाया हमारे देवरिया जनपद से भी आता है। देवरिया जनपद से अब तो उनका जो है रिश्ता ही सिवान से हो गया, सिवान से हो गया और प्रॉपर रहने वाले भी हो सकता है। मतलब मैं खुल के नहीं कह सकता, जो व्यक्ति तो खुद अपना परिचय नहीं देता है तो मैं अपने तरफ से नहीं। उन्होंने कहा था कि जब 19 में या किसी समय इलेक्शन था महाराष्ट्र में, तो उस समय उन्होंने वहां की जो लोकल कोई पार्टी थी वहां पे उन्होंने उसको विजेता दिलाया था। तो चुनाव जीतने के बाद पार्टियां जो कुछ फंड होती है जो विजेता होते हैं उसको दिलाने में जो सहयोग करते हैं उनको कुछ देते हैं। तो उस समय प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो बिहार में एक बिहारी शब्द का प्रयोग आप लोग गाली के रूप में करते हैं उसको ना करिए। ये सही है क्या? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं 2019 के बाद से इस चीज को मैं बहुत कम देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं शुरू से ही बाहर रहा हूँ। हाँ। शिक्षा के लिए और अपने काम के लिए। हाँ। तो मुझे हमेशा ये खलता रहा है, हालांकि कभी मुझे किसी ने तो नहीं कहा। हाँ। लेकिन मैं और लोगों को देखता था कि चाहे वो दिल्ली में मैं रहा हूँ या फिर मुंबई में रहा या फिर शिमला में रहा या फिर बिहार ज्यादा होता रहता है। हाँ, तो वो मैं देखता हूँ कि वहां पे ये बिहारी शब्द का मतलब थोड़ा सा उन लोगों के लिए वो अलग मायने रखता है। गाली ये मैंने महसूस किया। हाँ। और ये मुझे भी लगता था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके पीछे जो थे हमारे जो राजनेता थे उन्होंने ही ये माहौल बनाया और ऐसा एक लोगों के मन में भरा कि हाँ बिहारी जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। हाँ। उन्होंने बिहार के शिक्षा को या बिहार के जो टैलेंट है उसको प्रचारित प्रसारित नहीं किया। हाँ। इसलिए आज जो है बिहार के ज्यादातर टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं और बिहार में जो घिसे पीटे लोग हैं वही रह जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि बिहार से इतने इंजीनियर लोगों का पैकेज बहुत ज्यादा लोग। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि 6 सेकंड में किसी ने गूगल को हैक कर दिया था और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए किया था। अगर वो बंदा बिहार के लिए कार्य करता तो बिहार कहाँ होता? तो वही बात है। तो इन लोगों ने ऐसे टैलेंटेड लोगों को प्रमोट ही नहीं किया। हमारी जो भी सरकारें आई। हाँ। उन्होंने सिर्फ राजनीति किया, शिक्षा पे काम नहीं किया और जो सही लोगों को उसका स्थान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये बिहार को भुगतना पड़ा। और प्रशांत किशोर तो अभी नए हैं, ठीक है, उन्होंने मुद्दे कुछ अच्छे लेके उठे हुए हैं। हाँ। लेकिन अभी प्रशांत किशोर को भी काम करने की जरूरत है। हाँ। प्रशांत किशोर की भी सबसे बड़ी खराबी वही आ गई जो यहाँ के परिवारवादी की पार्टियां करती हैं। जैसे प्रशांत किशोर ने अभी जो किया था पटना में, जो उन्होंने अपनी पहली मीटिंग बुलाई थी पब्लिकली। हाँ। उस मीटिंग में पहले सब लोगों के साथ मीटिंग की। हाँ। फिर एक दूसरी मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने मुसलमानों के साथ मीटिंग की। हाँ। ये क्या है भाई? फिर आप वही चीज कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियों ने किया। हाँ। उन्होंने मुसलमानों को अपने सिर पे बैठा के हगाया और फिर प्रशांत किशोर भी वही उनको मुसलमानों को बैठा के हगा रहे हैं अपने सिर पे। मतलब वो भी उसी दूध में उसी रंग में रंगे जा रहे हैं। तो फिर आप अलग कैसे हुए? अलग कैसे हुए? आप उनको तरजीह तो मत दीजिए, सबको एक बराबर तराजू में तौलिए। ये देश सबके लिए धर्मनिरपेक्ष है, तो आप धर्मनिरपेक्षता से अपनी पार्टी को आगे बढ़े। आप सिर्फ कहने के लिए कहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और एक खास वर्ग को आप क्या है कि अलग मीटिंग बुलाएंगे और उन्हें अपने सिर पर बैठाएंगे। हाँ। ये सब नहीं चलेगा। तो ये चीजें है, मैं मानता हूँ। बिहार की एक चीजें कॉमन आती है, लैंग्वेज। बिहार से बाहर जाइए तो भोजपुरी गाने का बोलबाला हर जगह मिलेगा, लेकिन भोजपुरी जो बिहार की एक भाषा है उसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई।
इसके हाँ। पीछे मैंने पीछे मेरे चैनल से एक वीडियो आया था, भोजपुरी की पत्रिका संपादित होती है भोजपुरी राज्य संदेश, उसके प्रमुख संपादक जी ने मुझसे बातचीत किया, मैंने उनका वीडियो शूट किया था, मेरे चैनल पे अवेलेबल भी है, आप सब देख सकते हैं। और उन्होंने संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लड़ाई भी लड़ा, वो लड़ भी रहे हैं। मैं इस बात को लेकर लगता है कि बिहार के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जितनी मिठास इस भाषा में है उतने किसी भाषा में नहीं, हिंदी में ही नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार में इतने अच्छे एक्टर हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी हैं, इनके बाद ही कोई बॉलीवुड हॉलीवुड में है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैं ये अपने मेरी दुखती रग है, इस पे मैं काम करने वाला हूँ। और बिहार जो भोजपुरी को अश्लीलता की तरफ ढकेल दिया गया है, हाँ। और जो इसको ध्वस्त कर दिया गया है, उसके खिलाफ मैं कुछ काम करने वाला हूँ आने वाले समय में। आप काम करने? हाँ, बहुत। अच्छा, क्या उसमें उस काम में हमारा भी बात संवाद का सहयोग होगा क्या? बिल्कुल, एकदम होगा। आप जैसे लोगों की मदद की हमेशा जरूरत रहती है और रहेगी। तो इन चीजों के लिए, और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो अश्लीलता जिन लोगों द्वारा फैलाई जा रही है, सबसे पहले उन पे कार्रवाई करने की जरूरत है। वो बोलते हैं कि पब्लिक सुन रही है। अरे भाई, पब्लिक को तुम अच्छा नहीं दोगे तो वो सुनेगी दूसरे किसी। और सबसे बड़ी पहली चीज बात है, कुछ सिंगर हैं जो पर्टिकुलर कास्ट के लिए ही गाना गाते हैं। ये तो सबसे जो कास्टिज्म वाला जो इसमें सिंगिंग में आ गया है, खासकर भोजपुरी में, उनको तो जेल में तुरंत उन पे कार्रवाई करके देशद्रोह का उस पे करके और उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। वो कि ये समाज तोड़ने का काम कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं बात देख रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक कास्ट का वीडियो आता है और उस कास्ट के लोग बिहार में बिहार यूपी में सबसे ज्यादा चल रहा है इस बात को कि एक कुछ सिंगर है बिहार में, बहुत पॉपुलर सिंगर है टुनटुन यादव, उनका स्वर क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनकी केवल यादों की वजह से होने की वजह से वीडियो उनका हाईलाइट नहीं चला रहा है। तो यही है, इस चीजों को खत्म करने के लिए हमारे और आपके जैसे लोगों को आगे आना होगा। हमारे राजनेताओं को इस पे कानून बनाना होगा कि जो भी भोजपुरी को अश्लील दिखाएगा, अश्लील गाने गाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। अच्छा, प्रशांत किशोर की हमने थोड़ा सा एक और मैं चर्चा करूंगा कि आपको क्या लगता है इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी क्या कुछ आगे चौका मार सकते हैं क्या? नहीं, प्रशांत किशोर चौका और छक्का दोनों में से कुछ नहीं मारने वाले हैं, जहां तक मेरा विचार है। प्रशांत किशोर जी इतना कर सकते हैं कि एक अच्छे खासे वोट अपने पॉकेट में, वोट बैंक एक बनेंगे, बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का इस सीजन में काम करेंगे, इस चुनाव में काम करेंगे। अगला सीजन जो होगा इनके लिए, अगला जो चुनाव होगा, ये इनके लिए क्रूशियल रहेगा। अभी इन्हें 5 साल और काम करने की जरूरत है। जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं अभी तो ये काम कर रहे हैं, अच्छा है। ये वोट काटने का काम जरूर करेंगे और कुछ लोगों का तो वोट जरूर ही काटेंगे और इसमें अपनी धमक तो इसका क्या प्रभाव बीजेपी को पड़ सकता है क्या सिवान में? सिवान में मैं पर्टिकुलर बात करूं तो सिवान में कुछ लोग थे जो पर्टिकुलर सांसद से बनते गए, उनकी वाइफ भी बनी, आप नाम जानते ही हैं। कुछ लोग भी हैं और ये कार्य कुछ मुस्लिम धर्म में भी है, कुछ हिंदू लोगों में भी है, जो कुछ नाम आते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अजय सिंह, फिर आपके सिवान के जीरा देई का हो गया। तो यहाँ पे क्या इस बार कुछ बदलाव आएगा क्या सिवान में? देखिए, इस बार हालांकि विधानसभा चुनाव में जो है सिवान में बदलाव का तो बहुत ज्यादा ये नहीं है। यहाँ या तो आरजेडी रहती है, नहीं तो जेडीयू, कोई ना कोई इन्हीं पार्टियों में से एक रहती है। प्रशांत किशोर एक काम ये इस बार इसमें करेंगे कि अपनी धमक सिवान में भी वो छोड़ने वाले हैं, मतलब बड़े स्तर पे नहीं छोड़ेंगे, छाप छोड़ने वाले हैं, छाप छोड़ने वाले हैं। और इसमें बीजेपी को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी के जो वोटर हैं वो अपने जगह पे अड़िग रहते हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो जात के ऊपर वोट नहीं देते हैं, वो बीजेपी जिस चीज को सपोर्ट करती है उस सपोर्ट के लिए वो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये चीज मैं देखता हूँ कि लोग, कुछ लोग यादव वर्ग के हैं तो बीजेपी को वोट देते तो पता चल जाता है कि उनके परिवार वाले ही नाराज हो जाते हैं। ये जातीयता की जो राजनीति है ये बहुत ही गंदी राजनीति हो गई है हमारे समाज में। और मैं तो कहूंगा कि लालू और मुलायम ने जो काम किया इस देश को तोड़ने का, उतना बड़ा काम तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों भी नहीं किया, इसलिए कि लालू और मुलायम ने खड़े खड़े हमारे 5 करोड़ यादव भाइयों को 1 मिनट में मुसलमान बना दिया इन लोगों ने। ये सारे यादव भाई जो हमारे अपने लोग थे वो मुसलमान की तरफ चले गए और अपने हिंदुत्व के तरफ के विरोधी हो गए, वो हिंदुत्व के विरोधी। आपको नहीं लगता क्या बिहार की ही एक बात है, बिहार के अररिया एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मनीष कश्यप बहुत अच्छे चेहरे थे, वो प्रशांत किशोर के फिलहाल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मुझे देखने को मिला था कि मनीष कश्यप और पवन सिंह ये लोग प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में ये लोग आ रहे हैं। तो मनीष कश्यप रिपोर्टिंग करते हैं कि लालू यादव की सरकार में ही
अररिया बिहार जिले में, वहाँ पे यादव हैं, यादव शायद आरजेडी के वहाँ पे विधायक भी हैं, और वहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। हाँ, तो ये जो धर्म परिवर्तन का कार्य है, हाँ। इस पे तो बहुत सारे हमारे एक अश्वनी उपाध्याय हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, हाँ। उनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, क्योंकि अभी कानून के सबसे बड़े ज्ञाता वही हैं। हाँ। और मैं चाहूंगा हर लोग से कि अश्वनी उपाध्याय को अगर देश के बारे में जानना है, हाँ। संविधान के बारे में जानना है, हाँ। तो आप अश्वनी उपाध्याय को जरूर फॉलो करें और सरकार से मांग करें कि अश्वनी उपाध्याय को भारत सरकार का कानून मंत्री जल्द से जल्द बनाया जाए, अगर इस देश को बचाना है तो और संविधान को भी बचाना है तो। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारत में जो संविधान को लेकर लड़ाइयाँ चल रही है निर्माताओं को लेकर, ये कहाँ तक सही है? निर्माताओं हाँ, जैसे ये पहले बाबा साहब को लेकर हुआ, फिर BN राव जी को लेकर के हुआ, तो ये सही है क्या? नहीं, देखिए, ये भी राजनीति के शिकार का एक नतीजा है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब को लेके या बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनको लेके हमारे मन में विद्वेष भर दिया गया है। हाँ, और ये विद्वेष भरने का कारण, जैसे अभी मैंने लालू मुलायम का नाम लिया कि हमारे 5 करोड़ यादव भाइयों को उन्होंने तोड़ दिया। हाँ। वो उन्हें बल्कि हिंदुत्व से तोड़ दिया। हाँ। वैसे ही जो हमारे अंबेडकर को फॉलो करने वाले भाई लोग हैं, हाँ। उन्हें भी इन्हीं लोगों ने, हाँ। इन्हीं के जैसे राजनेताओं ने तोड़ा है, उनके दिमाग में गलत चीजों को भर के और उन्हें तोड़ा गया है, जिसका नतीजा हमारा समाज भुगत रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी लोगों को रहता है कि याददाश्त और माइंड को, जो कहते हैं ना कि याद करने की शक्ति और माइंड को तीव्र करती है, इसके लिए थोड़ा सा योगा बता दीजिए, हम लोग को भी याद रहे कि भाई क्वेश्चन देख के पढ़ना ना पड़े। तो देखिए, योगा याददाश्त के लिए सबसे बढ़िया योगा है कि हम फोकस के लिए योगा करें। हाँ। तो योगा में ऐसे तो कई सारे योगा हैं। हाँ। लेकिन अगर हम त्राटक करते हैं तो त्राटक के कई सारे विधि है क्या मेरे पास, आप दिखा सकते हैं क्या करके? हाँ, मैं अभी आपको यहाँ बैठे बैठे ही बता देता हूँ। जैसे हाँ। कि त्राटक के 3-4 विधियां होती हैं। हम लोग अंधेरे में कैंडल के साथ भी करते हैं, हम लोग खड़े होकर भी करते हैं, बैठ के भी करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं बैठा हुआ हूँ यही, और मैंने क्या किया कि अपने सामने कोई भी एक पॉइंट को चुनेंगे, अपने आई लेवल पे। हाँ। कोई भी एक पॉइंट को देखेंगे। 100 गज की दूरी कहते हैं। हाँ, 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, गज नहीं। हाँ। 6 फीट की दूरी वो होनी चाहिए। हाँ। 6 फीट की दूरी पे कोई भी एक बिंदु देखेंगे। हाँ। और अपने स्पाइन को सीधा करेंगे। हाँ। चीन को बराबर करेंगे और वहां पे एक टक बिना पल के झपकाए हुए देखते रहेंगे। जब तक हमारे आंखों में पानी आना शुरू नहीं हो जाएगा, दर्द होना शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक उसको देखते रहेंगे। और फिर जो ही आंखों में पानी आएगा, धीरे से आंखें बंद करके हम लोग लेट जाएंगे। और लेटने के बाद पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे और पूरा कंसंट्रेशन अपने आज्ञा चक्र पे करेंगे। ये हमारा आज्ञा चक्र होता है। सर के पास, सर के यहाँ दोनों आईब्रो के बीच का जो स्पेस है, तो वहां पे फोकस करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। तो ये त्राटक का एक हिस्सा है जो कोई भी आसानी से कर सकता है। अच्छा। हाँ। इसका प्रॉफिट क्या होगा? इसका वही आपके माइंड को शार्प करेगा। हाँ। हमारे फोकस को बढ़ाएगा। हाँ। ठीक है। बच्चों का जो या विद्यार्थियों का जो ध्यान इधर उधर भटकता रहता है वो एकाग्र हो जाएगा। लेकिन लगातार कम से कम इसको 21 दिन करनी होगी। 21 दिन, कम से कम 21 दिन, तब इसका असर नजर आएगा, वरना कोई फायदा नहीं। अच्छा, एक चीज हमें बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये कि योगा के लिए सब योगा मान लीजिए कोई सीखना चाहता है घर बैठे बैठे, तो बिना योग के तो सीख नहीं सकते हैं, तो कोई ऐसी बुक हो जिसे पढ़ के आदमी थोड़ा सीख। हाँ, तो ऐसे योगा के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक हिंदी में आती है। हाँ, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भाषा की बात करते हैं। तो हिंदी भाषा में एक संपूर्ण योगा करके बुक आती है। हाँ। संपूर्ण योगा अमेज़न वगैरह पे भी मिल जाता है। हाँ। तो अगर कोई उसको ले लेता है। हाँ। तो उसमें लगभग सारी चीजों को कवर किया गया है शॉर्ट में। हाँ, तो वो कोई व्यक्ति अगर संपूर्ण योगा की किताब लेता है। हाँ। तो काफी उसको फायदेमंद रहेगा। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बहुमूल्य समय आपसे हमको दिया, और मैं आज इनको इनवाइट करता हूं कि आप हमारे इस वाद संवाद के अन्य प्रोग्राम में भी ये पार्टिसिपेशन आप करें, ताकि आपके जैसे जो हमारे शिक्षक बंधु हो, मार्गदर्शक हो, तो हम लोग बेहतर कार्य कर सकते हैं। वाद संवाद साथियों किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं है। मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि नहीं शूट करूंगा। कल यहाँ पे आप भी हो सकते हैं, आपके द्वारा कोई आपका मित्र भी है वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको भी इच्छा है तो आप भी पर्टिकुलर आप पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। ये नहीं है कि हार्दिक पांडे ही पॉडकास्ट शूट करेंगे तो वाद संवाद के चैनल चलेगा, ये हार्दिक पांडे से नहीं चलने वाला है।
यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके शूट कर सकता है, लेकिन हाँ उसके कंटेंट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ अश्लीलताएं ना हो, जिसकी वजह से हम लोग समाज को कुछ एक नया देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं इनवाइट करूंगा कि आप हमारे एक छोटा सा हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए और हमारे व्यूवर्स को भी आप बताएं और अपने सोसाइटी आसपास में लोगों को बताएं कि हमारे पास युवाओं की एक हम नई सोच को तैयार कर रहे हैं वाद संवाद के नाम से, तो हम लोग इसको थोड़ा और बेहतर कर पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ जुड़ूं और आपका जो कार्यक्रम युवा वाद संवाद चल रहा है उसमें मैं अक्सर वाद संवाद करता रहूंगा, पार्टिसिपेट करता रहूंगा। हाँ। और मेरा सहयोग जो है आप लोगों के साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।